हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि लास्ट वीडियो में आधा रह चुका था और हमने इसमें लास्ट वीडियो में अमर बेल के पौधे तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको देखिए। ये है घटपर्णी पिच्चर पादप। ये घड़े के समान मतलब इसकी आकृति है और ढक्कन जैसी इसमें एक संरचना भी होती है। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये घड़े के जैसी है और इसमें ये एक ढक्कन जैसा है। ये घटपर्णी होता है। अब देखिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया है। जो ये भाग है, ये क्या है? ये ढक्कन होता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रसों द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घटपर्णी, इसको पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। इसका मेन यही है कि इसकी संरचना ऐसी होती है और ये इस पे एक पत्ता होता है जो ढक्कन के काम करता है। जैसे ही कोई कीट आता है, जैसे ही मान लिया कोई कीट आता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और इसके अंदर पाचक रस मौजूद होते हैं। इसमें पाचक रस मौजूद होते हैं। अब देखिए, जो कीटभक्षी पादप जो होते हैं उसमें उसके दो उदाहरण और हैं, जैसे कि वीनस फ्लाइट ट्रैप सनड्यू कीटभक्षी। ये भी बिल्कुल पिक्चर प्लांट यानी घटपर्णी की तरह ही हैं। इन पौधों को हम बोलते हैं कीटभक्षी पादप। आगे देखते हैं। आगे अगला है मृतजीवी। देखिए, आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। देखो, आपको ये रुई के समान धागे की जो संरचना दिखाई पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है? आपने देखा होगा कि जो ये ब्रेड है, आप जब ब्रेड को रखे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है तो उस पर कुछ ब्रेड पे कुछ हरी हरी कुछ रुई जैसी संरचना बन जाती है। अब देखिए, होती क्या है? यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। आगे देखिए, कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। आपने देखा भी होगा, अचार जब काफ़ी समय का हो जाता है रखा हुआ, चमड़े को देखा होगा, जब वो नमी में आ जाता है, मतलब काफ़ी टाइम पे एक ही जगह पड़ा हुआ है, वहाँ पे नमी है तो उस पर सब वाइट सफ़ेद करके फंजाई लग जाती है। कपड़ों पे भी होता है ऐसे ही। जो नम एवं उष्ण हो, हाँ, ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, जैसे कि मैंने आपको भी बताया ही है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। देखिए, ऐसी स्थिति ज़्यादा
मतलब ऐसी परिस्थिति कब बनती है? ये बनती है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में देखना आपको चमड़ा, कपड़ा या फिर अचार, इनमें ज़्यादा फंजाई देखने को मिलेगी। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। आगे देखिए, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। इस तरह कवकों का जन्म होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध को विशेष महत्व होता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिए लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ये बात ध्यान रखनी है। शैवाल में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक में क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्य नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। बात ध्यान रखनी है, फसल कटाई के बाद क्या होता है? मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु देखिए वैसे तो नाइट्रोजन जो है वायु में प्रेजेंट है, लेकिन उसका यूज़ जो है पौधे नहीं कर सकते, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः यह सहजीवी संबंध होता है। देखिए एक तो इसमें ये पता चल गया कि इनके भी सहजीवी संबंध है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? राइजोबियम, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को विलेय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं। इसलिए हाँ, जो चना, मटर, मूंग, सेम और जितने भी फलीदार पौधे होते हैं ना, उनकी सबकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी ये पढ़ाई है कि इनके बीच सहजीवी संबंध है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। मृतजीवी आपको मैंने अभी बताया, जैसे कि ब्रेड पे फंजाई लगना। परजीवी जैसे कि अमरबेल का पौधा जिस पे आरोहित होता है, उसमें मतलब जो अमरबेल का पौधा है वो परजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में
समूहीकृत किया गया है। अब आगे देखिए, अब ये जो चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसमें कुछ अब ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें देखिए। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। हमें ये जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविका के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी कहते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी क्लास 7 का ये कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।